नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। अपने दम पर करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ने वाली ग्रेटर नोएडा की सुदीक्षा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। परिवार का ये कहना है कि दो लड़के बुलेट से उसका पीछा कर रहे थे। स्टंट और गंदे इशारे करते हुए उन्होंने बाइक के सामने बुलेट की ब्रेक मार दी, जिससे ये सड़क हादसा हुआ। इस मामले में पिता की शिकायत पर बुलेट चला रहे दो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। I feel extremely blessed and honored to be standing here today as the valedictorian. ग्रेटर नोएडा के डेरा स्कैनर गांव की रोल मॉडल नहीं रही, इसलिए पूरा गांव शोक और सदमे में है। चाय की दुकान चलाने वाले जितेंद्र भाटी के परिवार पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। 6 बच्चों में उनकी सबसे बड़ी बेटी सुदीक्षा सोमवार को बुलंदशहर में अपने मामा के यहाँ जा रही थी, तभी सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा के चाचा का कहना है कि हादसे के वक्त वो और सुदीक्षा का भाई बाइक पर उसके साथ थे। हादसा छेड़खानी के चलते हुआ। घटना पे जब हम जा रहे थे तो पीछे से बाइक आई, एक बुलेट बाइक थी। उन्होंने 1-2 किलोमीटर हमारे पीछे भी आगे पीछे किया। वो स्टंट से करने लगे और छेड़खानी किसी वो करने लगे। हमने बाइक अपनी थोड़ी सी आगे करी, उन्होंने पीछे करी। आगे पीछे करते हुए ऐसे फिर हम थोड़ी सी आगे निकलते ही उन्होंने फिर पीछे से रोकते बाइक बहुत तेज से लाके एकदम आगे ब्रेक मारे। हमने भी ब्रेक मारे और हम गिर चुके थे। गिरने के बाद में सुदीक्षा के पीछे को गिरी, उसके सर में चोट लगी और वो बाइक लेके भाग चुके थे। बाकी गिरने के बाद में मैं भी कुछ ऐसे वो स्थिति में नहीं था जो मैं कुछ कर सकता था कैसे भी। बयान किसी ने लिया है, बयान किसी ने लिया है। 2 बार बाइक आगे पीछे 3 बार करी है। 2 किलोमीटर तक रास्ते में वो किया है। बच्चे रुके भी हैं, भाई भी, ये भी। तो 2 मिनट बाद ये चलते बोले निकल गए होंगे, तो वो नहीं निकले, आगे खड़े थे। आगे से दोबारा बाइक उन्होंने दौड़ाई है जब ये काम किया है। सुदीक्षा के घर वाले जिन लड़कों पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी तस्वीरें हादसे से 3 किलोमीटर पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। घर वालों का कहना यह है कि जब वो यहाँ पर पहुंची तो उसके पीछे 2 लड़के जो करीब 1 किलोमीटर पहले से उसके पीछे आ रहे थे, लगातार स्टंट कर रहे थे और उसको गंदे इशारे कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर आकर अचानक सुदीक्षा की बाइक को ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद अचानक उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक मारा, जिसके बाद सुदीक्षा की बाइक यहाँ पर गिर गई और सुदीक्षा की यहाँ पर गिरने के बाद वो जख्मी हो गई। और आप देखें कि बाइक के टुकड़े भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद सुदीक्षा के भाई और चाचा उसको लेकर औरंगाबाद के अस्पताल में गए, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि पुलिस का शुरुआती जांच के बाद दावा है कि हादसे के वक्त बाइक सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था। सुदीक्षा के चाचा मौके पर नहीं थे और ये मामला छेड़खानी का नहीं लगता। देखिए, छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं, उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे इंक्वायरी होगी, जैसा आगे सर बताया जा रहा है नाबालिग बाइक चला रहा था इसका भाई जी, तो नाबालिग बाइक चला रहा था इसका भाई। इनके मामा जी द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि उनके भाई थे साथ में, जो कि नाबालिग थे और हेलमेट पहने हुए नहीं थे। इसमें जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो ये है कि चाचा थे साथ में, चाचा बाइक चला रहे थे। बात गलत है। पुलिस ने सुदीक्षा के घर वालों के बयान लेकर अब केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। बुलंदशहर से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार ही सवाल खड़े हो रहे हैं और यूपी के बागपत जिले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताई, जबकि इलाके के सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि यहां बड़े पैमाने पर अवैध हथियार हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की है। संजय खोखर आज सुबह भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन वापस नहीं आए। अरे कुछ नहीं, क्या होगा करने से। खेतों के बीच उन्हें गोलियों से भून दिया गया।
एक गोली सीने पे और दूसरी उनके सिर पे लगी। मौके पे ही उनकी मौत हो गई। 4 लड़के हैं और 4 को तो पहचानते हैं क्योंकि उनके घर का आदमी साथ में था, और 2 आदमी ऐसे हैं जिनको नहीं पहचानते हैं। तो इसमें 2 आदमियों को हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया है और बाकी की हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे हमको। संजय खोखर की तस्वीरें बीजेपी के हर बड़े नेता के साथ हैं। वो इलाके के काफी पुराने बीजेपी नेता थे। चौधरी अजीत सिंह के इलाके में उन्हें जाट वोटों को लुभाने के लिए जिलाध्यक्ष भी बनाया गया था। घटना के बाद मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यहां कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। वाकई चिंता की बात है सरकार के लिए भी और उसके लिए भी। बात हुई है पुलिस अधिकारी से, इस बार ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि आगे से इन घटनाओं पर रोक लग सके और जो जड़ है केस के, जो जड़ है, जड़ में जाने का प्रयास पुलिस करे, ऊपर से लिपापोती ना हो। मेरा तो यही अधिकारी से कहना था। संजय खोखर के बेटे मनीष खोखर ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर लिखाई है। परिवार का कहना है कि उनसे उनका पहले भी झगड़ा हो चुका है। ये स्थानीय पुलिस की नाकामी है। घटना से नाराज इलाके के एमपी सत्यपाल सिंह कहते हैं कि यहां घर घर अवैध हथियार बन रहे हैं, अवैध शराब बन रही है और कार्रवाई नहीं होती। ये स्थानीय पुलिस की नाकामी है। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने लिखा भी था, मैंने पहले पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहां 20-30 घरों में अवैध हथियार न हो। लोग तो ज्यादा बोलते हैं। यूपी में इधर बड़ी आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। 23 जून को कानपुर में 27 साल के संजीत को अगवा कर मार डाला गया। 2 जुलाई को कानपुर में विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मार डाला। 7 जुलाई को बागपत में आरएलडी नेता देशपाल खोखर को मार डाला गया। 16 जुलाई को कानपुर में 24 साल के ब्रजेश को अगवा कर मार डाला गया। 26 जुलाई को गोरखपुर में 14 साल के बलिराम को अगवा कर मार डाला गया। 9 अगस्त को प्रयागराज में वकील अभिषेक शुक्ला पे जानलेवा हमला हुआ और 11 अगस्त को बागपत में पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हत्या कर दी गई। केंद्रीय मंत्री संजय बालियान कहते हैं कि वो बागपत के लॉ एंड ऑर्डर का मसला मुख्यमंत्री से भी उठाएंगे। अगर सब विधायक चाहेंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। हमारे विधायक भी समर्थ हैं। तीनों विधायक भी ऐसा नहीं कि मजबूत लोग हैं कि इसमें इन घटनाओं पर नहीं मिल सकते मुख्यमंत्री से मिलना काम भी विधायकों का। लेकिन अगर ऐसी बात आएगी तो मुझे मिलने में मुख्यमंत्री से कोई गुरेज नहीं है। जो वस्तु स्थिति वो मैं उनसे अवगत जरूर कराऊंगा, बात जरूर करूंगा मुख्यमंत्री से संबंध में। ये सब सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि ये सारी घटनाएं पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी जांचें हो रही हैं। और ये सब आरोप सिर्फ विपक्ष नहीं लगा रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगा रहे हैं। इसके पहले बलिया, हरदोई और बरेली के भी बीजेपी विधायक कानून व्यवस्था को लेकर के इससे भी ज़्यादा संगीन आरोप लगा चुके हैं। बागपत में सनुज शर्मा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं बारिश से पहाड़ी राज्यों का इस वक्त क्या हाल है। पिछले काफी दिनों से मूसलाधार बारिश से देहरादून से मसूरी जाने वाली सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार सुबह से यहां पर तेज बरसात हो रही है, जिसके बाद से पहाड़ों पे जो है काफी पानी जमा हो गया। देहरादून मसूरी मार्ग पर मलबा सड़क पर आने से सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है और प्रभावित जगहों पर पुलिसकर्मियों और एसडीआरएफ की सहायता भी ली जा रही है। और अगली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं उत्तराखंड के चमोली के नजदीक यहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। भारी बारिश के कारण कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हैं। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के नजदीक शोभा गुर्दी गांव के लोग खुद ही पुल बनाने में लग गए हैं। इलाके में लगातार तेज बारिश के कारण सड़क और पुल टूट चुके हैं। कई छोटी पुलिया जो है वो नदी की धार में बह गई हैं। कई गांवों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। परेशान लोग खुद ही अस्थायी पुल बनाने में लगे हैं।
तो हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार भारी बरसात हो रही है, जिसके चलते रामनगर में कोसी नदी में तेज बहाव हुआ और इस नदी में एक युवक डूबता हुआ दिखा, जिसे 12 साल के बच्चे, एक लड़के जिसका नाम सनी बताया जाता है, उसने नदी में कूदकर उस युवक की जान बचा ली। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें 12 साल के बच्चे ने जान बचाई युवक की। सनी नदी में कूदा, बहते हुए युवक को 15 मिनट में बचाकर किनारे पर ले आया। फिलहाल युवक का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं एक दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की, जहां मॉनसून की बारिश से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में फिर से दरार आ गई है। 100 साल से भी पुराना रिज का इलाका हर साल 8 से 9 इंच लगातार डूब रहा है। रिज और लक्कड़ बाजार इलाके में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। रिज के नीचे वाटर टैंक है। शिमला नगर निगम जो है पिछले 3 साल से विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की मदद ले रहा है। IIT रुड़की के इंजीनियर भी इसे बचाने में लगे हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ साथ कुपोषित बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आंगनवाड़ी के लॉकडाउन के दौरान किए गए सर्वे के मुताबिक ग्वालियर जिले में लगभग 2000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भर्ती कराए जाने की जरूरत है। लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में दाखिल कराने से कतरा रहे हैं। हालत यह है कि सामान्य दिनों में कुपोषित बच्चों से फुल रहने वाले पोषण पुनर्वास केंद्र इन दिनों खाली पड़े हैं। प्रशासन के जो है संज्ञान ने जो है अभिभावक जो है बच्चों को यहां लाने से कतरा रहे हैं। और बात करते हैं जन्माष्टमी की। यहाँ इस खास मौके पर कोरोना के बचाव के सामान से सजे कृष्ण भगवान की झांकी ये बताती है कि कोरोना का असर आम जीवन के साथ साथ तीज त्योहारों पर भी पड़ा है। तभी तो छोटे छोटे मास्क, कोरोना किट और कोरोना का प्रतीक मुकुट इस बार जन्माष्टमी में झांकी सजाने के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। सिर पर कोरोना से बचाव की पगड़ी, बदन पर PPE किट और मुंह पर मास्क, इस जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान का ये नया ड्रेस है। इस ड्रेस में सजे कृष्ण जी लोगों को खूब भा भी रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा लोगों को मास्क और क्या नाम PPE किट ज़्यादा लुभा रहा है और कोरोना मुकुट, और है तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। और इस बार हम लोग इसको लेके आए हैं सरकार के, मतलब कि इनके लड्डू गोपाल के माध्यम से सरकार मतलब पब्लिक को, जनता को जो कि संदेश देने के लिए, ताकि वो मास्क और का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो कि पालन करें। इन सामानों की मांग को देखते हुए बाजार में छोटे छोटे मास्क, PPE किट, फेस शील्ड मूर्ति के साइज के हिसाब से बने हैं, जो जन्माष्टमी झांकी की शोभा बन रहे हैं। लोगों को लगता है कि इससे बड़ा संदेश जाएगा। हम लोग तो जन्माष्टमी का हर साल ही करते हैं, लेकिन इस बार ये कोरोना वाला जो ज़्यादा मतलब लुभा रहा है, क्योंकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इसको मतलब नहीं करते हैं कि छोड़ो हटाओ ये क्या है, रास्ते में ऐसे ही चलते हैं, तो उनको देख के कम से कम एहसास हो कि नहीं ये ज़रूरी है। जब भगवान ऐसा कर सकते तो हम लोग को भी करना पड़ेगा। हमारे त्यौहार समाज का आईना कहलाते हैं, जिसके जरिए अच्छाई और बुराई का संदेश देने की प्रथा पुरानी है। कोरोना बीमारी के बचाव के सामानों से लैस श्री कृष्ण भगवान और उनकी सजी झांकियाँ हमें कोरोना के बचाव का संदेश तो दे ही रही है, लेकिन ये भी बता रही है कि इस तरह के तीज त्यौहार न सिर्फ हमें हमारी मूल संस्कृति से जोड़े रखती है, बल्कि हमारे अंदर इस तरह का संस्कार भी भरती है। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।